नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज मास्टर। गौतम बुद्ध एक गांव जा रहे थे। रास्ते भर छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। शिष्यों को बड़ी हैरानी हुई कि ये गड्ढे छोटे छोटे से लगातार किसने खोद रखे हैं। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा कि ये किसने किया है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसको पानी की तलाश होगी, लेकिन उसके पास सब्र नहीं होगा, तो थोड़ा खोदता होगा ज़मीन, पानी दिखता नहीं होगा तो वो आगे खोदने लगता होगा। फिर उसको पानी नहीं मिलता होगा तो फिर आगे खोदने लगता होगा। उसने मेहनत तो बहुत की, लेकिन नतीजा नहीं मिला उसको। अगर उसने एक ही जगह खोदा होता तो पानी भी मिला होता और रास्ता भी खराब नहीं हुआ होता। मतलब ये कि कामयाबी के लिए धीरज भी बहुत ज़रूरी है। मेहनत के साथ साथ मेहनत आपकी ज़ाया ना जाए, इसके लिए धीरज की आवश्यकता होती है। आज का प्रेरणा का जो पाठ है वो ये है। अब यहाँ से न्यूज़ मास्टर में अलग अलग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और पहला चैप्टर, जैसा कि आप जानते हैं, कि आपके सरोकार से जुड़ा रहता है। आपका जीवन, आपके सवाल, आपकी समस्याएं, आपकी मुश्किलें, इन सब से दो चार जहां कहीं भी आप हो रहे हैं, उनका जो भी कारण है उसको लेकर के हम आते हैं। और आज बात करेंगे पानी, पीने का पानी। पीने का पानी जो जहरीला होता चला जा रहा है। पानी जो ज़मीन के अंदर है या जो घर में सप्लाई हो रहा है, वो पीने लायक नहीं है और ज़िंदगी ले रहा है। गंदे पानी से लोग मर रहे हैं। इंदौर में हाल की घटना ने 24 जानें ले ली। गंदे पानी के चलते कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। लोगों के लीवर और किडनी फेल हो रहे हैं। कई तरह की दूसरी बीमारियों के चपेट में भी लोग आ रहे हैं। घर का घर बर्बाद हो रहा है, क्योंकि पैसा लगातार इलाज में चला जाता है और आखिरकार कई दफ़ा यह भी होता है कि जान से जाना पड़ता है। इसलिए हिंदुस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी आबादी का देश है, उसके सामने सबसे बड़ा सवाल पीने का पानी, जो बुनियादी ज़रूरत है, उसका साफ होना। और यही पानी लगातार गंदा होता चला जाता है, प्रदूषित होता चला जा रहा है। चैप्टर 2 में हम बात करेंगे ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड, जिसके ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आंखें गड़ा रखी हैं और वहाँ लगातार हालात बदल रहे हैं। ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ने कोशिश कर ली है, दोनों नाकाम रहे हैं। ईरान के ऊपर भी अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है, जो तैयारी है, इसके बारे में भी हमको जानकारी देंगे, क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि अमेरिका हमला करेगा भी तो छोटा, बड़ा युद्ध शायद ना हो। चैप्टर 3 में हम बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजनीति से खबर ये है कि वहाँ 2 दलों के ख़त्म हो जाने की स्थिति बन रही है। कांग्रेस, जिसके 6 विधायक, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायकों में से 3 पार्टी छोड़ सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं। और जाने के पीछे का खेल क्या है, यह भी आपको जानना चाहिए। और आखिरी चैप्टर, उसमें हम बात करेंगे हिंदुस्तान की एक नई चुनौती, जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की तिकड़ी के तौर पर खड़ा हो रही है। इन तीनों देशों ने आपस में एक समझौता करने पर सहमति जताई है कि किसी भी देश के ऊपर कभी हमला होता है तो हम एक दूसरे के साथ खड़ा होंगे, यानी कि सामरिक साझेदारी। फिर भारत और उसके सामने का सवाल, इसकी भी बात होगी। पहले नेटो जैसा हुआ था, वैसा ही एक अलग तरह का इस्लामिक कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन बॉडी भी बनाने की बात चल रही है। अब बात करते हैं चैप्टर 1 पानी की। मेरे हाथ में ये पानी है और पानी आपके पास भी होगा। पानी, डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम 3-4 लीटर एक आदमी को पीना चाहिए बेहतर सेहत के लिए। और पानी जीवन है।
पानी से ही जिंदगी है। इस धरती पर 70% पानी है और जो 70% पानी है उसका एक बड़ा हिस्सा खारा है। लेकिन ये पानी जिसको मैं अभी पी सकता हूँ, ज़रूरी है कि आप पानी पीते रहें, लेकिन भारत में पीने का पानी लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, बीमारियां देने लगा है, लोगों की जान पर बनने लगी है और यह संकट या यह खतरा देश के भीतर अब पसरने लगा है। जिन जगहों पर खराब पानी नहीं था, जिन जगहों पर ज़मीन का पानी अभी तक पीने के लायक था, वहाँ भी अब जहर धीरे धीरे रिसता हुआ चला जा रहा है। बागपत तक दिल्ली के बगल में है। पीने के पानी की जो स्थिति है वो आपको हम क्या बताएं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इसलिए हम आपको बागपत लेकर चलते हैं। बागपत में गांव है, उसका नाम है गंगनौली और वहां दूषित पानी के कारण कैंसर तांडव मचा रहा है। फैक्ट्रियों और शुगर मिलों के केमिकल ने कृष्णा नदी के जरिए ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसको जहरीला बना दिया है। वहाँ इतने केमिकल्स पहुँच गए हैं। एनजीटी के आदेश के बावजूद गांव के लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है और इसके चलते बीमारियां बढ़ रही हैं। मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो तस्वीर आप गांव की देख रहे हैं, ये दरअसल हालात देखिएगा आप। एक गांव के पास कुछ फैक्ट्रियों को होने के कारण उस गांव के ज़मीन के नीचे का पानी इतना जहरीला हो गया कि लोग पीते रहे, बीमार होते रहे और उसके बाद मौतें आकर के दबोचती चली गईं एक के बाद एक। और गंगनौली गांव में प्रदूषित पानी पीने के कारण पिछले कुछ वर्षों में 70 से अधिक गांव वालों की कैंसर से मौत हो गई है। गांव के लोग पीलिया, एलर्जी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। गांव के भीतर जब आप घूमते हैं तो आपको लगता है कि हम कहां आ गए हैं। बीमार लोग, कई तरह से परेशान हाल लोग आपको मिलते हैं। बड़े अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मजबूर हैं जबकि उनकी माली हालत इसकी इजाज़त नहीं देती है। घर का जितना भी कमाया हुआ है वो इलाज में जा रहा है। अब ज़रा आप यह बयान सुनिएगा, बल्कि यह तकलीफ़ है, दुख है, पीड़ा है और किस लिए है, पीने का पानी नसीब नहीं है। जो नदी है ना, यहाँ पे पानी की समस्या है सबसे ज्यादा। तो इसमें काले पीलिया के, कैंसर के और अपाइज के, ये सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। कैंसर की पानी की वजह से इन नदी में झाल है, इस पानी की वजह से बहुत बड़ी समस्या है। झाल टूट और कैंसर जो है हटा, कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा है। अरे जी, मतलब गुर्दे में ट्यूमर बना, तो उसकी दिक्कत में मैं डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने मेरा वो कराया, सिटी स्कैन करवाया, वो करवाया। वो कहने लगा भाई ये सब कुछ पानी के उस वजह से हो रहा। जो हमारे साइड में यहाँ पे कृष्णा नदी है, तो उसका पानी हम पीते हैं और वो पानी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। उसमें बहुत सारी बीमारी हो रही है। उससे पी के मेरा हाथ भी खराब हो गया और 70 लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पे। एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सबके। ऐसे आँख के ऊपर गांठ हो रही है, किसी का हाथ खराब हो रहा है, कोई लंगड़ा हो रहा है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। ये दिल्ली के बगल में है और दिल्ली एनसीआर की तस्वीर जो मैंने पहले आपको दिखाई थी दोबारा दिखाना चाहता हूँ। ये दिल्ली नोएडा के इलाके में जो पानी लोग पीते हैं, 3 करोड़ की आबादी दिल्ली एनसीआर में रहती है और कई इलाकों में जाएंगे आप तो जो सप्लाई का पानी आता है वो काला होता है। देखने से लगता है कि अगर आपने उबाल करके भी पिया है तब भी आप सुरक्षित नहीं होंगे। आपकी सेहत के साथ कोई ना कोई खिलवाड़ हो जाएगा और आप बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ये तीनों तस्वीरें आप देखिए, ये नोएडा है, गाज़ियाबाद है और गुरुग्राम जो हरियाणा में है। नोएडा, गाज़ियाबाद ये दोनों उत्तर प्रदेश के शहर हैं, दिल्ली से लगते हुए हैं और यह पूरा एनसीआर का बेल्ट आता है। दिल्ली, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और इस पूरे इलाके में पीने के पानी की जो स्थिति है और यही पीने के पानी का जो संकट है, जहरीला प्रदूषित पानी है, उसने टैंकर माफिया को पैदा किया है। पानी का एक नाजायज़ कारोबार शुरू किया है और शहरों में या दूसरी बड़ी कंपनियों का जो बोतल बंद पानी का कारोबार है, आज की तारीख में हिंदुस्तान में 15,000 करोड़ का बोतल बंद पानी का कारोबार है। आप सोचिए कि जिस देश में कभी
पानी 10 फीट पर मिल जाता था और कभी पानी खरीदना पड़ेगा, लोगों ने सोचा नहीं होगा। वहाँ अब नल जल की व्यवस्था है और ख़रीद करके लोग पानी पीते हैं। यह स्थितियाँ विकट हैं क्योंकि दुनिया में लगातार जो भूजल है, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, वो ख़त्म होता चला जा रहा है, सूखता चला जा रहा है, धरती का पेट खाली हो रहा है। अब जो लोग कहते हैं, जो लोग इसके मारे हुए हैं, उन लोगों को भी आप सुनिएगा। ये सुनना जो है वो देश में एक बड़े संकट को समझना और उससे दो चार होना है। पानी गंदा आता है, कभी काला आएगा, कभी पीला आएगा, वो कुछ उसमें कीड़ा उड़ा मकोड़ा आता है। एक तो झुग्गी झोपड़ी हम लोग गुजारा करे हैं, गरीब दुखी आदमी, और दूसरा में पानी के भी तरस आता है। गंदा पानी आता है, कीड़े आते हैं, गाद आती है, खराब आता है पानी। यहाँ पे तो कभी कभार बहुत गंदा पानी आता है, ये नाली का पानी भी आने लग जाता है इधर। और कभी कभी तो ऐसा आता है कि ना यूज करने लायक होता है, ना हाथ मुंह धोने लायक होता है, बहुत गंदा आता है। मतलब कभी कभी स्मेल भी आती है पानी में से। हाँ, तो यही सब अगर नहीं देखा जाएगा तो यहाँ पे वही सब गंदगी फैलेगी, फिर यहाँ पे भी वो दिक्कत होगी। पानी सब नल से भरा हुआ जो नगर निगम का सप्लाई आ रही है, उसी का ही है ये। शिकायत तो बहुत दफा कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आपके माध्यम से देख लो, इसकी पानी की कलर देख लो इसका, ना तो ये नहाने लायक है, पीने की तो बात दूर रह गई। पानी बहुत काला आ रहा है जी, बदबू आती है, ऐसा लगता है गटर का पानी आ रहा है। मैं तो कहूँगा कि पानी तो हम पी नहीं रहे, पानी नहीं है, और सप्लाई का पानी तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से मान लो समरसेबल भी लगा दिए, तो नीचे जो जमीन का पानी है आसपास के क्षेत्र में फैक्ट्रियां होने के चलते इतना दूषित हो चुका है कि भगवान ही मालिक है। कैंसर की इतनी शिकायतें बढ़ रही हैं, इतनी शिकायतें बढ़ रही हैं, कई बार शिकायत कर ली, मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई एनजीटी क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। लोगों की जान माल की कोई कीमत है इनकी नजर में नहीं है, सिर्फ टैक्स से मतलब है। तो भैया गंदा पानी आता है, बदबू आती है पानी में बहुत ज्यादा। पानी तो पहले भी सही ना, पानी तब भी सही ना, कैसा पानी अब भी बदबू वाला पानी, गटर का पानी, इतना काला पानी है। आज तो फिर भी साफ है, इतना काला पानी आवे क्या आदमी क्या बताऊं मैं, जैसे भी है। हमारे गांव में जो कैंसर से 30 से 35 बंदों की डेथ हो चुकी है, और जो है पानी के कारण और पॉल्यूशन के कारण जो है सारी डेथ जो हुई है कैंसर में उसी के कारण हुई है, जो है मेन। तो हमारा जो पानी आ रहा है ओल्ड प्लेटिंग जोन है, हमारे प्लेटिंग जोन जब डेवलप हुई पड़ी है, जो जिसका फ्यून भी और ग्राउंड लेवल भी, और दूसरा डाइंग यूनिट बनाई रखी है, जो जिनसों की रंगाई की कंपनियां हैं, जो अप्रूव्ड एरिया में डेवलप कर रखी है कंपनियों ने, वो पानी को सोचती हैं और पानी अंदर ही डाल देती हैं, निकाल के नीचे जमीन से बोरिंग करके उन्होंने अंदर बोर करके नीचे डाल रखा है। और वो कहीं से पाइपलाइन भी कुछ हमारे जो फूट के उनके जो हैं उसके द्वारा भी हमारे गाँव में अंदर पानी आ रहा है। और बराबर में जो एमसीएफ डिपार्टमेंट ने जो बोर कर रखे हैं, उनसे कंपनियों से नज़दीक ही बोर कर रखे हैं, वो पानी हमारे जब घर पे आता है तो दूषित होके आता है, जिसमें उसके बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया होने की वजह से जो हमारे यानी कहते हैं बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं पूरा। दूषित पानी तो भैया मेरे पोते की हैगी, 12 साल को अकेले वैसे उसकी मौत है कैंसर से। और ये नालीन का पानी या मैं वाटर सप्लाई में जा रहा हूँ, जो वाटर सप्लाई की पाइप है, हाँ ये जगह जगह फूटे पड़े बिल्कुल। और भैया एक प्रदूषण इतना, रात के अगर सफेद कपड़ा पहन के सोगो तो वो कारे हुए पाएंगे। जो पीने का पानी जहरीला मिलने लगा है, जिसके चलते बीमारियां होने लगी हैं, उसके कारण भी बहुत एरे हैं। और एक कारण ये है कि पानी लगातार कम होता चला जा रहा है और लोगों के पीने के पानी का इंतज़ाम व्यवस्था या सरकार की तरफ से नहीं हो पा रहा है। पानी का जो आंकड़ा है, एक समीकरण है जो ग्राफिक्स में आपके सामने अब रखना चाहता हूं कि पानी के आंकड़े को एक बार समझिए कि दुनिया में अब ये जो भूजल होता है, अंडरग्राउंड वाटर, ये प्रदूषित है। फैक्ट्री के केमिकल, सीवेज नालों का रिसाव, लैंडफिल से निकलने वाला लीचट, खेती में रसायनों का ज़्यादा इस्तेमाल, बारिश के पानी का न सूख पाना, यह सारे कारण होते हैं ज़मीन के नीचे के पानी के गंदा होने या प्रदूषित होने के। गंदे पानी से
बीमारी, डायरिया, टाइफाइड, पीलिया, ये सारी बीमारियां जो आप देख रहे हैं, जिसको मैंने पहले भी बताया, दोबारा मैं बता रहा हूं ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि आपका पानी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और पानी का ठीक होना, साफ होना, प्रदूषित नहीं होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और ये सारी बीमारियां उसके कारण ही होती हैं क्योंकि आप साफ पानी नहीं पीते हैं। अब क्या है कि जो गंदा पानी है, उस गंदे पानी के चलते क्या कहर बरपता है। हर साल 2 लाख मौतें सिर्फ गंदा पानी पीने के चलते हुई बीमारियों के कारण होती हैं। 2030 तक 60 करोड़ लोगों को समस्या होगी पीने के पानी के संकट की। मानकर चलिए कि पीने का पानी 60 करोड़ लोगों के पास मुहैया नहीं होगा, नसीब नहीं होगा। और यह पानी जो है पूरी धरती पर आप जाएंगे तो 71% पानी ही पानी है। समंदर के पास एक बड़ा इलाका है खारा पानी, और खारा पानी 96%, कहीं कहीं आपको 97% भी मिलेगा, कहीं कहीं 97.5%। लेकिन खारा पानी, समंदर का पानी 96-97% है, और 3-3.5% पानी, हमारा आंकड़ा कहता है 4% पानी जो है वो मीठा है। और इस 4% पानी का बहुत बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स में है। तो जो पानी जलाशयों में है, नदियों में है, तालाबों में है और ज़मीन के नीचे है, वो 1% के आसपास ही है। और उस 1% पानी में लगभग 38% पानी ज़मीन के नीचे है, उस 1% के भीतर। और मैं आंकड़ा आपको आगे दिखाना चाहता हूँ कि दरअसल वो 1% पानी ज़मीन के नीचे है, 86% गांव के लोग उसी 1% पानी पर हैं। यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, उस अंडरग्राउंड वाटर का 86% इस्तेमाल जो गांव के लोग हैं, गांव 86% पानी के लिए निर्भर है अंडरग्राउंड वाटर पर। और जो बारिश का पानी है, नदी का, ग्लेशियर का, तालाब का, वो अलग है, उसका इस्तेमाल आप अलग से करते हैं। ये आंकड़ा आपके सामने है, आंकड़े को भी आप नोट करके रखिएगा। लेकिन समस्या भारत के साथ एक और है, हमारी बहुत बड़ी आबादी पानी पीने के लायक नहीं है। यह सरकार का जिम्मा है, दायित्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संकट के जिन कारणों से होकर के मैं आपको ले चल रहा हूं, उनको भी समझिएगा। 140 करोड़ की आबादी हमारी है और दुनिया 840 करोड़ की है। सारा 17-18% हमारी जनसंख्या बनती है, यानी कि हर छठा आदमी दुनिया में भारत का नागरिक है। लेकिन पानी हमारे हिस्से में जो पीने वाला पानी है, सॉफ्ट वाटर, वो 4% आता है। 4% पानी, 18% आबादी वैसे ही है। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर लगातार सूखता चला जा रहा है, नदियां सूखती चली जा रही हैं, जलाशय सूखते चले जा रहे हैं। यह जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इस ग्लोबल वार्मिंग से, ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते लगातार धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समंदर का लेवल बढ़ रहा है, उस गर्मी के चलते भाप ज़्यादा बन रही है। और एक आंकड़ा कहता है कि लगभग 3% बारिश का पानी कम होने लगा है। जो बारिश से पानी धरती पर मिलता है, वो 3% साल दर साल कम होता चला जा रहा है। तो ज़मीन पर सूखा है, धरती की गर्भ जो है उसमें सूखा पसरता चला जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते चले जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते। और पानी का संकट हमारे आपके बीच ऐसा हो गया है कि अब जो जहर का तालाब है, जहर का नाला है, जहर की नदी है, उसका पानी पीने को मजबूर हैं। हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय तक महिलाएं भटकती हैं। एक आंकड़ा है कि 8 से 10 घंटे बहुतेरे इलाकों में महिलाएं पानी घर की ज़रूरत का लाने के लिए आती जाती हैं। अब इसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 2019 में नल जल योजना की शुरुआत की। उसका बजट उसने रखा 67,000 करोड़। 67,000 करोड़ यानी कि आपके घर तक नल से पानी पीने वाला पहुंचाने का इंतज़ाम 67,000 करोड़ में किया जाएगा। और इसकी जो असलियत है, नल जल की टंकी, पाइप, पानी किस तरह का, यह मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। लेकिन इस देश में पीने के पानी का मुहैया होना या उपलब्ध होना ही अपने आप में एक बड़ी समस्या हो, उसके सामने
सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा सवाल यही है, आदमी पिएगा क्या और पिएगा तो जिएगा कैसे। अब चैप्टर 2 और बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा करके अपने घर में डालने के बाद ग्रीनलैंड पर नज़र गड़ाए हुए हैं और लगातार उनको धमकी दे रहे हैं। ईरान की तरफ वो अपनी फौज पलट रहे हैं। ईरान के ऊपर उनकी नज़र अब लगातार तीखी और लाल होती चली जा रही है। लेकिन ये ग्रीनलैंड को लेकर के यूरोप के तमाम देश जो कुछ भी कह रहे हैं और ट्रंप को कह रहे हैं कि ऐसा आप करते हैं तो नेटो टूट जाएगा, हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उस पर में आएंगे, लेकिन ट्रंप जो है वो मानने को तैयार नहीं है। 2019 में अपने पहले कार्यकाल में ग्रीनलैंड खरीदने का विचार उनके पास था कि ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, लेकिन तब इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। एक पूर्व रियल एस्टेट कारोबारी के तौर पर ट्रंप को दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड खींचता रहा है, जो लगभग भारत के 2/3 और जर्मनी जैसे देश से 6 गुना बड़ा है। आपके सामने मैं ग्रीनलैंड का नक्शा लेकर के आता हूं और अब वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड जो है पैसा वैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह हम ले लेंगे और लेने के लिए हमको कुछ करना नहीं है। अगर कोई रास्ते में आएगा तो हम देख लेंगे। रास्ते में जो देश आने वाले हैं सब उनके यार हैं, सब उनके दोस्त हैं, यूरोप के हैं, लेकिन यूरोप के देशों को समय के साथ साथ अमेरिका ने ऐसा नापा है कि वो बहुत देर तक अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं। कारण उसके कुछ अलग अलग हैं बाद में, लेकिन ये ग्रीनलैंड है और ये अमेरिका है। रूस आप उधर देखिए। ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ग्रीनलैंड होता है यहाँ और हमको चाहिए एक सुरक्षा, वो हमारा गोल्डन एक कवर डोम, जैसे इजराइल का आयरन डोम है वैसे ही गोल्डन डोम होगा और हम यहाँ इंतज़ाम करेंगे कि रूस की तरफ से जो भी मिसाइल चलेगी, जो भी हमला होगा, अमेरिका से पहले हम ग्रीनलैंड के भीतर ही उसको ख़त्म कर देंगे। इसलिए अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होना ज़रूरी है। उसको चाहते हैं कि अमेरिका का 51वां यानी कि 51st या 51 स्टेट बना दें। वैसे उनका अगला मिशन कनाडा भी है, लेकिन जब ग्रीनलैंड उनके हाथ में आ जाएगा और वेनेजुएला की तरह वो ग्रीनलैंड और उसके बाद कनाडा की तरफ बढ़ जाएंगे। ट्रंप क्या चाहते हैं यह हम आपको बताएंगे, लेकिन यही वो अभी दलील दे रहे हैं, लेकिन यह दलील काफ़ी नहीं है। ट्रंप के ऑपरेशन ग्रीनलैंड के खिलाफ कौन कौन से देश खड़े हैं पहले आपको बता रहा हूं। ये नेटो कंट्रीज़ हैं और सभी ने एक साझा बयान दिया। अलग अलग बयान हैं लेकिन साझा भी हैं, और उन साझा बयानों का लब्बो लुबाब ये है कि ट्रंप अगर डेनमार्क से, अब ये ग्राफिक्स आप देखिएगा, डेनमार्क के तहत ग्रीनलैंड आता है। ग्रीनलैंड अपने आप में एक देश है, लेकिन उसकी सुरक्षा, उसका विदेश, यह दोनों डेनमार्क का है। डेनमार्क के साथ ही ग्रीनलैंड के लोग रहना चाहते हैं। डेनमार्क की सरकार वहाँ देख रेख कर रही है। अब वो ज़्यादा चिंतित है। ऑपरेशन ग्रीनलैंड में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन, इन सबों ने डेनमार्क के साथ अपनी सहमति या उसका समर्थन जता दिया है। फ्रांस ने अपनी कुछ फौजें भेज रखी हैं, बाकी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के ज़रिए डेनमार्क के पक्ष में अमेरिका के खिलाफ फौज भेज रहे हैं। जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन, इन सभी देशों ने कहा है कि अगर डेनमार्क के ऊपर हमला होता है, ग्रीनलैंड के लिए अमेरिकी फौज करती है, तो फिर हम अमेरिका का सामना करेंगे। लेकिन इस तरीके से जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, एक अराजक स्थिति दुनिया के भीतर पैदा हो रही है। ग्रीनलैंड में बहुत सारे संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, नेचुरल गैसेस भी हैं, उसके ऊपर भी उनकी नज़र है, लेकिन बहाना यह है कि ग्रीनलैंड बीच में आता है। अब जो ग्रीनलैंड में रिसोर्सेस हैं वो क्या हैं यह मैं आपको दिखाता हूं। तो वो जो कहते हैं कि ग्रीनलैंड इसलिए चाहिए कि रूस की तरफ से जो भी हमला होगा उसको मैं ग्रीनलैंड में ख़त्म करके अमेरिका को सुरक्षित रख लूँगा, दरअसल वो बहाना है। लेकिन ज़िद ऐसी है कि हम तो ग्रीनलैंड लेकर के ही रहेंगे। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ आज की तारीख में समझते हैं कि बहुत ज़रूरी हो गया है। यूरेनियम, आयरन, जिंक, तांबा, सोना और निकल, कोबाल्ट, ये जो
मेटल्स हैं, ये उस ग्रीनलैंड में हैं, जो बर्फ से ढका हुआ इलाका है, जिस इलाके में ज़्यादातर हिस्सा बर्फीला है और 60 से 70 हज़ार लोगों की आबादी है, स्लेज से चलते हैं। उन लोगों ने कहा कि भैया हमको बख्श दो। उन्होंने प्रदर्शन भी किया और अपनी मांग भी उठाई। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, आप इसको सुनिए, फिर आपको आगे समझना आसान होगा कि यह जो मिशन ग्रीनलैंड है उसको लेकर के उनकी राय क्या है। We need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russia. हमने 2-3 दफा यह बयान आपको इसलिए सुनाया, वी नीड ग्रीनलैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ताकि आप समझें कि मैं जो कह रहा हूं दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति वही कह रहे हैं। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका और रूस के बीच में या अमेरिका और चीन के बीच में जो भी देश आएंगे कहेंगे भैया मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, अब हम अपना डेरा डंडा तुम्हारे यहाँ गिराएंगे और तुम्हारे यहाँ से हम चीन की तरफ से आने वाले हमले को ख़त्म करेंगे। अमेरिका को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, एक गोल्डन डोम हम चाहते हैं। दुनिया ऐसे चलती है क्या? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से दुनिया में उथल पुथल पैदा कर दी है, उससे कई जगहों पर तनाव है और कई देशों के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। अब मैं आपको नक्शे के जरिए बताता हूं कि यूरोप में अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं, यूरोप के देश जो लगातार अपनी आंखें तरेर रहे हैं, वो अमेरिका को कह रहे हैं कि अगर आपने डेनमार्क की तरफ ग्रीनलैंड को लेने के लिए कदम बढ़ाया तो हम आपका सामना करेंगे। ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने दुनिया के तमाम अपने साथी देशों को कहा कि जब हम तुम दोस्त हैं ही तो फिर तुमको डरने की क्या ज़रूरत है, फ़ौज के ऊपर इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है। हम पड़ोस में अपना अड्डा बना लेते हैं और सैन्य अड्डे दुनिया भर में अमेरिका के हैं। यह जो आप देख रहे हैं नॉर्वे में, जर्मनी में, पोलैंड में, इटली में, यूके में, स्पेन में, सब जगह अमेरिकी फ़ौज है क्योंकि सब जगह उसका बेस है। जब आप अमेरिका से लड़ने के लिए जाएंगे डेनमार्क की तरफ, ग्रीनलैंड की तरफ, उसकी फ़ौज आपके यहाँ बैठी हो क्या करेगी? और अमेरिका का, अगर आप सिर्फ यूरोप की बात नहीं है, टर्की देखिए, टर्की वो भी नेटो का कंट्री है, वहाँ भी आर्मी बेस है अमेरिका का। और यह देश अगर लामबंद होते हैं तो बहुत देर तक अमेरिका का सामना नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत तरह की पाबंदियां अमेरिका के ज़रिए लाद दी जाएंगी, बहुत तरह की रोक अमेरिका की तरफ से दूसरे देशों से कारोबार के लिहाज से डाल दी जाएगी और उनकी सुरक्षा को लेकर के अमेरिका की जो फ़ौज उनके पास बैठी हुई है वो ख़तरा बन जाएगी। तो कोई भी देश वो चाहे जितनी शेखी बघार ले, किसी दूसरे को बचाने के लिए अपने सैनिक और अपनी इज्जत दोनों दांव पर नहीं लगाना चाहेगा। खास करके ये जो भद्र लोग है देशों का, यूरोप के देशों का, वे अब सिर्फ बात ग्रीनलैंड की नहीं है। ईरान, वेनेजुएला, अमेरिका बैठ गया है। ग्रीनलैंड कह रहे हैं कि हम लेंगे ही लेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ग्रीनलैंड की तरफ अगर अमेरिका की फ़ौज बढ़ती है और ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करती है तो यकीन मानिए यूरोप के तमाम देश कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे, वह नहीं जो वो कह रहे हैं। अमेरिका क्या कर रहा है अब? चीन के नीचे दक्षिणी चीन सागर जिसको कहते हैं साउथ चाइना सी, वहां अपना एक जो वॉरशिप है उसको मूव कर रहा है। ईरान के ऊपर अमेरिका का हमला कमोबेश तय माना जा रहा है। वजहें कई हैं। पहले मैं आपको ग्राफिक्स के ज़रिए ये दिखाना चाहता हूँ एक एक पॉइंट, ताकि आप उसको ठीक से तफसील से समझ पाएं। अमेरिकी नेवी की फ्लीट
मिडिल ईस्ट की तरफ, चाइना, साउथ चाइना सी से चल रही है। मिडिल ईस्ट का मतलब ये है कि ईरान की तरफ। और बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो इजराइल से बाहर 14 तारीख को गए थे। अभी वो बाहर हैं कि नहीं हैं इस बात की जानकारी नहीं मिल रही, लेकिन नेतन्याहू जब कभी भी बाहर चले जाते हैं देश के, समझिए कि वहाँ कुछ न कुछ होने वाला है। कतर में जो मिलिट्री बेस है अमेरिका का, वहाँ से अमेरिका ने अपने सैनिक हटाए हैं। और ईरान में मस्क ने स्टर्लिंग फ्री कर दिया था। ईरान की सरकार ने अपने देश के भीतर अपने ही लोगों के ज़रिए जो बगावत हो रही थी उसको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए या उसके फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। इंटरनेट सर्विस देने के लिए सोशल मीडिया पर लोग रहें बने, आपस में एक दूसरे से संवाद करते रहें। यह जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो स्टारलिंक ने दे दी। और पेंटागन का पिज्जा इंडेक्स बढ़ रहा है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको मैं एक सिलसिलेवार तरीके से समझा रहा हूं, पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। पेंटागन पिज्जा इंडेक्स क्या है इसको मैं एक बार बताता हूं। पेंटागन का मतलब हुआ कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग, जो उसका दफ्तर है उसको हम पेंटागन कहते हैं। पेंटागन में जब देर रात तक काम होता है, ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं तो वो फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। पेंटागन के आसपास के जो पिज़्ज़ा आउटलेट्स हैं, उन पिज़्ज़ा आउटलेट्स पर जब डिमांड बढ़ती है तो कहते हैं कि पिज़्ज़ा इंडेक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब कि काम चल रहा है, लोग वहाँ काम कर रहे हैं, दुनिया में कहीं ना कहीं कोई एक्शन होने वाला है। और अमेरिका जब कभी भी कहीं एक्शन कर रहा होता है या करने की तैयारी कर रहा होता है, पिज्जा इंडेक्स बढ़ जाता है उसके रक्षा विभाग के बिल्डिंग के आसपास का। इससे लोग समझते हैं कि अमेरिका कुछ करने वाला है। अब अमेरिकी नौसेना ने, अब थोड़ा तफसील में आ जाते हैं, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से अब वो ईरान की तरफ भेज रहा है। दिसंबर में ये समंदर में सक्रिय हुआ। इसके साथ ही अमेरिका का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी वहाँ है। डिस्ट्रॉयर है वहाँ, पनडुब्बी है यहाँ, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर वो मूव कर रहा है अब्राहम लिंकन। अधिकारियों ने इसे रूटीन ऑपरेशन बताया, लेकिन ये रूटीन ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ईरान को लेकर के जो तैयारी है, स्ट्रैटेजी अमेरिका की, उसका हिस्सा है। अब अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ नेशन की अगर मैं मानूं तो अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को साउथ चाइना सी छोड़ने और ईरान की तरफ बढ़ने के आदेश पहले ही दे दिए हैं। और यह फैसला 15 जनवरी को जब ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया था उसी समय ले लिया गया था। इससे मिडिल ईस्ट पहुंचने में लगभग अभी हफ्ता भर लगेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान के ऊपर अमेरिका हफ्ते भर अभी कोई बमबारी नहीं करेगा, कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन ईरान के ऊपर अमेरिका का डर ये है कि जिन लोगों को फांसी देनी थी या जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी उसने रोक दिया है और कह रहा है कि अगर आपने मेरे साथ कोई भी मिलिट्री एक्शन किया तो जवाब हम बराबरी का देंगे। जैसे पहले वो कहता रहा, पिछले साल जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था उससे पहले ईरान यही कह रहा था, लेकिन हमला हो गया था। हालांकि मिडिल ईस्ट में अभी अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर हैं और एक सबमरीन भी है। अगर ईरान अमेरिकी हमले के जवाब में मिसाइल दागता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिकी बंदोबस्त उस इलाके में हैं। अगर टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से मैं आपको बताऊं तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जो सरकारी विमान है, जो बात मैंने ऊपर कही, थोड़ा विस्तार से बताऊं क्योंकि बहुत रोचक बातें हैं, ये शायद आप तक नहीं पहुंचती होंगी। तो विंग ऑफ ज़ियोन जो उनका प्लेन है 14 जनवरी को इजरायली एयर स्पेस से बाहर चला गया था। फ्लाइट ट्रैकिंग साइट्स के मुताबिक प्लेन मेडिटेरेनियन सी को पार करके आगे चला गया। यह कुछ समय ग्रीस में भी रुका था। जब भी इजराइल या उसके आसपास कोई हमला होने वाला होता है या होता है, बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनका विमान इजराइल की सरहद से बाहर किसी सुरक्षित जगह पर चला जाता है। 14 जनवरी को ऐसा ही हुआ था।
यानी कि तैयारी 14 जनवरी को भी होगी, किसी कारण से रुका, लेकिन उसके तुरंत बाद कहा गया कि अब्राहम लिंकन को वहाँ से मूव करो ईरान की तरफ। 13 जून आपको याद होगा पिछले साल जब इज़राइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, तब भी नेतन्याहू का विमान इज़राइल की सरहद से बाहर चला गया था। अब अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ नेशन ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप को साउथ चाइना सी छोड़कर मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ने के लिए इसलिए कहा क्योंकि अमेरिका ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर चुका है। अगर ईरान में सत्ता बदल नहीं होता है, ईरान के लोगों का जो विद्रोह है, बगावत है, उसको गोलियों से या ताकत से ईरान की मौजूदा सरकार जो खामनेई की है वो कुचलना चाहती है, तो फिर अमेरिका वहाँ एक्शन लेगा और वहाँ सत्ता बदल वो करना चाहता है। रज़ा पहलवी, जिनके पिता पहले 1979 से ईरान में शाह थे, ईरान की सत्ता की कमान उनके हाथ में थी, अब बेटे को अमेरिका बिठाना चाहता है और उनके हक में ईरान के भीतर एक माहौल बना हुआ है। 15 जनवरी को ईरानी स्पेस बंद होने से ठीक 1 घंटे बाद जो फैसला अमेरिका ने लिया था, उस फैसले का असर आपको दिखने लगा है। मिडिल ईस्ट में पहुंचने में जो समय लग जाएगा, लेकिन यह लगातार जैसे जैसे विमान जहाज़ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ईरान की धुकधुकी या तनाव बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बैठक हुई, उस बैठक में, ताज़ा बैठक का हवाला मैं आपको दे रहा हूं, उस बैठक में अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव ने सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस ईरान के प्रतिनिधि को कहा कि देखो, हम ये लंबी लंबी गप्पे नहीं करते हैं, इतना लंबा बात करने का समय हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ एक्शन में विश्वास करते हैं। और अमेरिका ने अपने साथ 2 ऐसे लोगों को वहाँ मौजूद रखा था जो ईरान के थे, और ईरानी प्रतिनिधि को उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारे यहाँ, तुमने न्यूयॉर्क में मुझे 3 बार मारने की कोशिश की कि नहीं, यह बताओ। और दूसरे ने कहा कि मैं ईरान के भीतर जेल में रहा और वहाँ के जो जेल कर्मचारी पुलिस वाले हैं, उन्होंने घाव के ऊपर नमक डाला, ज़ख्म चीरते हैं, नमक डालते हैं, उस तरह की यातनाएं आपकी जेल में उन लोगों को दी जाती हैं जो आपके नागरिक हैं। यह सत्ता आपकी जो है वो तानाशाही है और जुल्मी है। हालांकि मिडिल ईस्ट में अभी अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, और एक सबमरीन के होने के चलते ईरान अब डरा सा है। लेकिन ईरान के ऊपर किसी भी वक्त अमेरिका चढ़ेगा, वो वहाँ का सत्ता बदलना चाहता है। इसका मतलब ये है कि वेनेजुएला, ईरान और ग्रीनलैंड, दुनिया के 3 हिस्सों के 3 बड़े देशों के ऊपर जब डोनाल्ड ट्रंप अपना कब्जा और नियंत्रण बना लेंगे, तो उसके बाद वो क्या चाहते हैं? उसके बाद अगला टारगेट कनाडा होगा। कनाडा को बोल चुके हैं कि तुम हमारी कनवा 51 स्टेट हो, 50 स्टेट का एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स। तो लगातार दुनिया में एक विस्तारवादी नीति के साथ डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। अमेरिका अपनी धमक, अपनी धौंस के बूते दुनिया का बुरा संतुलन बिगाड़ रहा है, और वो कहीं भी जाकर के डंडा गाड़ देगा और कहीं भी कहेगा कि ये ज़मीन मेरी है, तुम यहाँ से निकल जाओ, या हमारे यहाँ बम गोला बारूद तुम्हारी तरफ से जाएगा, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे, यह देश जो तुम्हारा था अब हमारा हो गया। नहीं चलता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की जो मौजूदा सरकार, वो इसी मानसिकता से चल रही है। इस मानसिकता का ABCD क्या है, किसी अगले एपिसोड में मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। लेकिन अब अगला चैप्टर 3, और बात होगी बिहार की। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुए और भारी बहुमत के साथ बिहार की विधानसभा में NDA पहुंचा। उस NDA की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और JDU, उन दोनों के पास बम्पर सीटें आई। बीजेपी और JDU में और विधायकों को शामिल करके सबसे बड़ा दल बनने की होड़ चल रही है, और इस होड़ में कुछ दलों के ऊपर संकट मंडराने लगा है। जब कोई बड़ा आदमखोर जानवर चलता है
तो जो भी सामने होता है उसके ऊपर गाज गिरने लगती है। कांग्रेस के 6 विधायक किसी भी समय जेडीयू में जा सकते हैं। यह बात पटना और बिहार के सियासी हलके में लगातार चर्चा में आ गई है और अब इस पर लोग कह रहे हैं कि यह बस कुछ समय की बात है। अब वो तमाम विधायक जो कांग्रेस के हैं, 6 विधायक, कांग्रेस आपको पता है कि 60 सीटों पर लड़ी और यह आंकड़ा कहता है कि बीजेपी 89 पर है, जेडीयू 85 विधायकों के साथ है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसके 4 विधायक और कांग्रेस के 6। बीजेपी को 85 से 90 पर पहुंच करके नीतीश कुमार पीछे छोड़ सकते हैं सबसे बड़ा दल होने की हैसियत के लिहाज से, इसलिए उनकी नज़र है कांग्रेस पर। उनकी पार्टी के विधायक जब मेरी बातचीत हो रही है तब भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ, यह काम लगभग पूरा हो चुका है। तो ये 6 विधायक जाएंगे तो वो एक 91 सीट्स वाली पार्टी हो जाएगी जेडीयू। और हुआ ये है कि कांग्रेस ने बिहार में चूड़ा दही का आजकल बड़ा आयोजन चल रहा है, एक तरीके से वहाँ माहौल बना हुआ है। तो कुछ दिन पहले कांग्रेस के दफ्तर पर चूड़ा दही पार्टी की गई, लेकिन ये 6 विधायक नहीं गए। कांग्रेस के विधायक उस पार्टी से गायब रहे और इन विधायकों को कहीं और देखा जा रहा है। ये स्थितियां बन रही हैं कि और आरएलएम अब चूंकि जेडीयू कांग्रेस पर आंखें गड़ाए हुए है, बीजेपी जेडीयू को नीतीश कुमार को पीछा छोड़ने के लिए आरएलएम जो उसका अपना सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसके 3 विधायक, एक तो उनकी पत्नी खुद हैं तो वो तो नहीं जाएंगी, लेकिन 3 विधायक नाराज हैं इस बात से कि दीपक जो उनके बेटे हैं वो न विधायक थे ना वो एमएलसी थे, उनको उन्होंने मंत्री बना दिया। इस बार कई तरह के आयोजनों में जो लिट्टी पार्टी थी उपेंद्र कुशवाहा की उसमें भी तीनों नहीं गए और तीनों उस समय नितिन नवीन से मिलने के लिए दिल्ली आ गए। और नितिन नवीन की आज की जो चूड़ा दही पार्टी पटना में थी उसमें उनमें से 2 थे। उपेंद्र कुशवाहा। अब मैं अपने साथी विकास के पास चल रहा हूं ये समझने के लिए कि विकास कांग्रेस के 6 और उपेंद्र कुशवाहा के 4 ये बचेंगे भी या नहीं। तरीके से दही चूरा पार्टी का आयोजन किया गया कांग्रेस की तरफ से और तमाम 6 विधायक नहीं पहुंचे। उसी समय ये कंफर्म हो गया कि ये कहीं और टच में है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको आसानी से जेडीयू में शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि तमाम विधायक जो है वो जेडीयू में शिफ्ट होंगे। इसी बीच 2 फरवरी से 27 फरवरी तक विधानसभा सत्र की घोषणा भी हो गई है और इसी बीच क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में रहने की जो कवायद है, जो कोशिश है, वो जेडीयू कर रही है और जैसे ही कांग्रेस के 6 विधायक जेडीयू में शामिल होंगे ये आंकड़ा 91 पहुंच जाएगा। तो बड़े भाई की भूमिका में आने के लिए जेडीयू जो है वो प्रयास कर रही है। और साथ ही साथ आरएलएम की बात करें, अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें तो उनके विधायक जो है उस वक्त से नाराज चल रहे हैं जिस वक्त से दीपक को मिनिस्टर बनाया गया। उनका कहना था कि दीपक किसी पद पर नहीं है, ना वो विधायकी का चुनाव लड़े, बावजूद इसके पारिवारिक जो है मोह है उसमें जो है उपेंद्र कुशवाहा ने जो है अपने बेटे को मंत्री बना दिया। तो वहां से भी 3 विधायक जो नाराज चल रहे हैं वो बीजेपी के टच में। तो अगर 3 ये ले लें, 89 बीजेपी का ले लें तो 92 ये हो जाएंगे और उसके बाद अगर 6 विधायक 91 और 92 खेल चल रहा है कि नीतीश कुमार के पास 6 चले जाते हैं 91 हो जाएंगे। बीजेपी अपने ही सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 3 विधायकों को अपने साथ जोड़ देगी तो 92 हो जाएगी। सबसे बड़े दल की लड़ाई यानी कि बड़का भैया कौन, इसकी लड़ाई बिहार में चल रही है। अगले कुछ दिनों में आपको ऐसी ही खबरें सुनने को मिलेंगी। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब न्यूज़ मास्टर में अगला चैप्टर, महाराष्ट्र बीएमसी। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में बीजेपी गठबंधन, जिसको आप महायुति कहते हैं, उसकी जबरदस्त जीत हुई है। जो पूरे महाराष्ट्र में 29 नगर निगम हैं उनमें से 23 पर बीजेपी अगुवाई वाला गठबंधन बढ़त बनाए हुए है और बीएमसी, जिस पर पिछले 2 दशक से ज़्यादा समय से शिवसेना का कब्जा था, जो
बाला साहब ठाकरे के खानदान वाला शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला है, उसको बीजेपी ने परे कर दिया है और अब महायुति यानी कि शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने अब बीएमसी पर बैठने की तैयारी कर ली है। जश्न है, जलवा है, ढोल है, नगाड़े हैं और अमित शाह ने बाकायदा ट्वीट करके महाराष्ट्र के सभी लोगों का धन्यवाद किया है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी उन्होंने अपनी तरफ से बधाइयां दी हैं। अब अरविंद जी मेरे साथ हैं। नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवाड़, नासिक, इन सब जगहों पर बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन जीता है। तो जब 29 में 23 नगर निगम पर खास करके बीएमसी, क्योंकि बीएमसी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 74,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का और बीएमसी के ऊपर शिवसेना का लगातार कब्जा रहा है। इसलिए सवाल ये है कि जो बाला साहब ठाकरे की राजनीति रही है, जिस राजनीति को लेकर के बीजेपी ने अपना समर्थन दे रखा था और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे है वो अभी उसी के किनारे किनारे आश्रय चलती रही है, क्या उस फैक्टर को मातोश्री से हटा करके बीजेपी ने अपने साथ या एकनाथ शिंदे के साथ या जो महायुति है अपने साथ जोड़ दिया है? अरविंद जी, क्योंकि आज देवेंद्र फडणवीस जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यह जो जीत है जनता का तो है ही, लेकिन बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद भी हमारे गठबंधन को मिला है। देखिए, मुझे लगता है कि बाला साहब ठाकरे को याद करना इस चुनाव में राज और उद्धव के साथ आने से हुआ है और टेक्निकली अब रिजल्ट अगर देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये साथ आना उनको भारी पड़ गया। अगर कांग्रेस साथ होती तो शायद बम्बई का चुनाव, और जगह का तो मैं नहीं कहूंगा अभी क्योंकि और जगह तो कहीं लड़ाई बहुत दिखाई नहीं दे रही, बॉम्बे की लड़ाई शायद और डिफरेंट होती। तो राज ठाकरे उस तुलना में काफी हल्के साबित हुए हैं अगर कांग्रेस का साथ होता। और फिर ये जो शिफ्ट बीच में उद्धव ठाकरे ने किया है इंडिया गठबंधन में आने के लिए और रहने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स में भी काफी शिफ्ट, सेकुलर लाइन लेना और इन सब में, वो फिर जब याद किया गया बाल ठाकरे को और राज ठाकरे को लिया गया तो पार्टी फिर उसी दकियानुसी छोटे दायरे में आके रह गई, मराठी मानूस और इन सब चीजों। और मराठी मानूस की पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि अब इस बार बंबई ने फाइनल नो कर दिया। वो बाल ठाकरे को नो करना है कि नहीं है, लेकिन मराठी मानूस की पॉलिटिक्स अब मुझे लगता है बंबई में ज्यादा चलने वाला, क्योंकि जो सीटें मानी जाती थी कि उनका गढ़ है और जो मराठी मानूस के बहुलता वाली हैं, उनमें से लगभग आधी सीटें बीजेपी जीत गई। तो इसका मतलब कि एक बड़ा आपको मोर्चा, बड़े पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए, खास तौर से तब जब सामने बीजेपी हो। तो बीजेपी अगर इस तरफ थी तो मुझे लगता है कि सेकुलर पॉलिटिक्स जो वो कर रहे थे इंडिया गठबंधन के नाम से, कांग्रेस साथ होती तो लड़ाई बेटर होती। और ये चीज आप अगर देखेंगे तो आपको बाकी जगह पुणे वगैरह में एनसीपी जैसे साफ हो गई पूरी तरह जी, तो वो फिर उनकी पॉलिटिक्स भी खत्म हो गई। मैंने अब शरद पवार और अजीत पवार भी, मैं तो कहूंगा कि ये जो रिजल्ट आए अरविंद जी जो कह रहे हैं, जो समझना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में दो बड़े फैक्टर काम करते रहे हैं, एक ठाकरे फैक्टर और दूसरा पवार फैक्टर। इस बार के चुनाव में दोनों का वजन घटा है, पवार फैक्टर तो सिरे से ही बिल्कुल किनारे हो गया है। लेकिन अरविंद जी जो कह रहे हैं कि अगर मन से नहीं आता, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ नहीं आते, कांग्रेस आती तो स्थिति बहुत बेहतर होती और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जो है उसने बीजेपी का साथ दे करके जो अपनी पकड़ थी शिवसेना की, उसको उसने कहीं अपने साथ जोड़ा है। तो शिवसेना के भीतर की टूट और कांग्रेस का साथ नहीं आना, राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे का जाना, यह उद्धव ठाकरे के लिए नुकसान का सौदा है। लेकिन राजनीति में जब नतीजे आते हैं और उन नतीजों से कहीं कोई एक नैरेटिव तैयार होता है तो वो नैरेटिव ये है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत मातोश्री से निकल रही है और वो शायद बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ जा रही है और शरद पवार के लिए अब महाराष्ट्र में अपनी वो पुरानी जगह बना पाना शायद आसान नहीं होगा। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अब एक ऐसा सवाल जो भारत के सामने चुनौती की तरह है, आने वाले समय में भारत को इसका जवाब ढूंढना होगा। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब, इन दोनों देशों के साथ मिलकर के एक ऐसा समझौता कर रहा है, एक ऐसा मोर्चा तैयार कर रहा है जो
डिफेंस प्लेटफॉर्म के तौर पर या डिफेंस कोऑपरेशन के तौर पर काम करेगा। यानी कि हमारे ऊपर अगर हमला हुआ तो हम आपके साथ आएंगे। आप इसको समझिए कि ये तीन नेता जो हैं, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के सर्वेसर्वा है, और एर्दोआन जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं। तुर्की एक ऐसा देश है जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। डिफेंस का साजो सामान तुर्की बनाता है, वो मिसाइलें हों या सबमरीन हों, लेकिन तुर्की मुस्लिम देशों में इकलौता ऐसा देश है जो साइंस, टेक्नोलॉजी और ख़ास करके डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत आगे है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एटॉमिक बम है। समूचे मुस्लिम देशों में एकमात्र पाकिस्तान है जो दावा करता है कि उसके पास एटम बम है और उसकी आर्मी प्रोफेशनल है। और सऊदी अरब ये तीसरा ऐसा देश है जिसके पास माल है, पैसा है। लेकिन सऊदी अरब के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तुर्की लगातार खड़ा होता रहा है पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के खिलाफ, लेकिन सऊदी अरब हिंदुस्तान का देश है, अमेरिका का भी वो मित्र देश है, अमेरिका के असर में रहने वाला देश है। और तुर्की जो है वो नेटो कंट्री है, यानी कि उस नाते भी अमेरिका से उसका संबंध बनता है। अब यह जो अलायंस बन रहा है तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान को कैसे देखा जाना चाहिए, हिंदुस्तान की तैयारी क्या होना चाहिए, इसके लिए मैं अपने मेहमान राजन कोचर साहब के पास चल रहा हूँ। कोचर साहब, मेरी बात आपने पूरी सुन ली होगी, अब मैं अपने दर्शकों के लिए आपकी तरफ से जवाब चाहता हूँ। देखिए राणा साहब, एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि हम जब लूजली एक टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इस्लामिक नेटो, ये इस्लामिक नेटो नहीं है, बिकॉज नेटो का जो एक कॉमन एनिमी था और वो था रशिया, और इसलिए कोल्ड वॉर से पहले हमने वॉर्सो पैक्ट वगैरह देखा था। अब तीनों कंट्रीज के आपके एडवर्सरीज अलग अलग हैं। इंडिया का पाकिस्तान का इंडिया सेंट्रिक है, सऊदी अरेबिया का ईरान सेंट्रिक है, और टर्की का ग्रीस सेंट्रिक है। तो अगर आप तीनों के मेन एडवर्सरीज देखें तो उसमें एक आपको कॉमन फैक्टर नहीं दिखाई देगा, और कोई भी अलायंस अगर बनता है तो वो एक कॉमन फैक्टर के अगेंस्ट बनता है। जैसे कि चाइना के अगेंस्ट क्वाड बना, चाइना के अगेंस्ट ऑकस बना, तो एक सारी जो कंट्रीज है वो सारी। सर, मेरा एक छोटा सवाल है, क्या आप ये मानते हैं कि हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है, कि पाकिस्तान से जब भी कोई आतंकवादी हमला होगा तो ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, भारत की सरकार कहती रही है और वो हमला करेगी, भारतीय सेना मारेगी वहाँ आतंकवादियों को, फिर सऊदी अरब और तुर्की यह दोनों साथ आएंगे कि नहीं? तुर्की पिछली बार आ चुका है, सऊदी अरब का स्टैंड मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, इसको आने का मतलब है कि आपके साथ अपने बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आए, बिकॉज एक अलायंस, जब आप इसको नेटो टाइप अलायंस का जिक्र करते हैं, डिफेंस पैक्ट का अगर आप जिक्र करते हैं, तो ये डिफेंस पैक्ट जो खाली हथियार और साजो सामान देने के लिए सीमित नहीं रहता है। डिफेंस पैक्ट का मतलब है कि आपकी फौजें भी यहाँ पे आएंगी और भारतीय फौजों के साथ लड़ेंगी, और मैं नहीं देखता ये होते हुए, क्योंकि सऊदी अरेबिया और भारत के भी बहुत अच्छे राजन कोचर साहब कह रहे हैं कि सऊदी अरबिया और भारत के बीच का जो संबंध है वह संबंध इन तीनों के इस प्लेटफॉर्म के आड़े आएगा। सऊदी अरबिया हिंदुस्तान के खिलाफ वैसे नहीं आ सकता है जैसे वो ईरान के खिलाफ जा सकता है, ग्रीस के खिलाफ तुर्की जा सकता है, उस तरीका का हिंदुस्तान के खिलाफ सऊदी अरब का नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। और न्यूज़ मास्टर में अब वह बात जो आखिर में आती है, जानिए इंफॉर्मेशन, और मैं कहता हूं कि यह जानकारी आपके लिए इंटरेस्टिंग ही नहीं है, काम की भी होती रहेगी। चीन को भले ही कुंग-फू कला में महारत हासिल है, लेकिन उसे ये कला सिखाने वाला कौन था जानते हैं? एक भारतीय थे जिनका नाम था बोधिधर्म। बोधिधर्मन भी उनको कहा जाता है। कहते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वे चीन गए, जहां उन्होंने कई लोगों को अपना शिष्य बनाया और फिर उन्हें जो पुरानी युद्ध कला भारत की रही है, कलरी पट्टू, वो सिखाई।
उसी कलरी पट्टू से स्थानीय भाषा में जो अपभ्रंश बना वो कुंग फू हुआ। तो चीन के लोग जो कुंग फू सीखते हैं या उसमें पारंगत होते हैं वो दरअसल एक भारतीय गुरु का दिया हुआ है। न्यूज़ मास्टर में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार।